हम लोग आज बात करेंगे यारा कि इतिहास क्या है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे विश्व के इतिहास को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला इतिहास कहलाता है प्राक इतिहास। ये जो प्राक इतिहास है इसके बाद आ जाता है वो कहलाता है आद्य इतिहास, और फिर अंत में आता है इतिहास। फिर सारे देश का अपना अपना इतिहास होता है, उसी में आएगा भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास को बांट दिया 3 टुकड़ों में। उसमें से एक टुकड़े का नाम हो गया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब चर्चा का मूल विषय है कि इतिहास क्या है, इतिहास कहते किसको हैं। तो इतिहास का ये पहला वीडियो है। ध्यान रखिएगा, इतिहास का मतलब ये नहीं है कि इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, जो बुतरू से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, भूल जाओ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था। अगर प्रमाण इतिहास में ना होता तो तुम सच सच बतलाना यारा, रामायण, महाभारत और कुरान भी इतिहास के सिलेबस में पढ़ने को मिलता या नहीं। इतिहास को भी प्रमाण चाहिए। अगर प्रामाणिकता है तो वास्तविकता है, प्रामाणिकता नहीं तो वास्तविकता नहीं। इसलिए इतिहास में एविडेंस ढूंढा जाता है कि जो बातें कही गई है वो बात हवा में तो नहीं है, उन बातों में सच्चाई है या नहीं, उसके प्रमाण हैं या नहीं। मतलब पहला चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था, जो कहा गया उसका प्रमाण है। अगर आज सिंधु नदी घाटी सभ्यता है तो उसका एविडेंस है। एनसीईआरटी की किताब में उठा के देख लो, मिलता है या नहीं, मैप प्रमाण अवशेषों का मिलता है या नहीं। तो इतिहास के लिए प्रमाण चाहिए। अब है कि पूरे इतिहास को लिखने के प्रोसेस में, पूरे इतिहास को लिखने की पद्धति में के आधार पर इसको हम लोग कैसे बांटें। तो इसको बांटा गया 3 डिजाइन में। एक को कहा प्राक इतिहास, एक को कहा आद्य इतिहास और एक को कहा इतिहास। तो हम लोग पहला लेंगे प्राक इतिहास। तो प्राक इतिहास है क्या? प्राक इतिहास उस कालखंड के इतिहास को कहा गया। कौन इतिहास? तो प्राक इतिहास। प्राक इतिहास मतलब हो गया वह कालखंड जिस कालखंड के मानव को पढ़ने और लिखने का कोई नॉलेज नहीं था। फिर से समझ लो, ये बुनियादी है, पहला है मॉडर्न इंडिया का पहला स्पीच दे रहे हैं। प्राक इतिहास उस कालखंड को कहा गया जिस कालखंड के मानव को पढ़ने और लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। अर्थात जिस कालखंड में लेखन कला का विकास नहीं था, उस कालखंड को प्राक इतिहास कहा गया। यही वो कालखंड है जिस कालखंड का इतिहास जो लिखा गया वो लिखा गया अवशेषों के आधार पर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाषाण युग, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये जितना आसान पाषाण तोहनी भेटाएगा दिमाग में ठूस के भर लेना कि वो आएगा प्राक इतिहास के अंतर्गत। मतलब उस कालखंड के मानव को पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। मानव प्रकृति की गोद में रहता, कंदराओं में जीता और प्राकृतिक शैली के अनुसार ही रहता। उसी कालखंड को कहा गया प्राक इतिहास। तो जितना भी भारत के इतिहास में अवशेषों पर आधारित बट लेखन कला का अभाव वाला जो भी टॉपिक आएगा, जिसमें हमने अभी कहा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो प्राक इतिहास के अंतर्गत। अब बारी आ गई दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आद्य इतिहास। क्या नाम बोले? आद्य इतिहास। तो ये जो आद्य इतिहास आता है यारा, ये जो आद्य इतिहास आता है वो किस कालखंड के इतिहास को आद्य इतिहास कहेंगे? तो ध्यान रखना, आद्य इतिहास उस कालखंड के इतिहास को आद्य इतिहास कहा जाता है जिस कालखंड के मानव को लिखने और पढ़ने का ज्ञान तो था, लेकिन हम लोग इतना बोका निकले कि उस स्क्रिप्ट को आज तक अभी तक पढ़ नहीं सके। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, उस कालखंड के मानव को पढ़ने और लिखने का ज्ञान था, लेकिन वो लोग क्या लिखा नहीं लिखा हम लोगों को बिल्कुल नहीं बुझाया। मतलब उस स्क्रिप्ट को हम लोग नहीं पढ़ पाए। अब कहोगे ऐसा इतिहास है यार, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को पलट के देख लो। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में लेखन कला का अवशेष मिला है। पूरी सभ्यता में 62 से 64 लिपि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो लिपि, चित्रात्मक लिपि के बारे में लोग जानकारी प्राप्त तो कर सका, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं सका। इसलिए ध्यान रखना, आद्य इतिहास
उस कालखंड को कहा गया जिस कालखंड के मानव को पढ़ने और लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन उन तमाम बातों को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके। दैट इज प्राक इतिहास। और एक बच गया केवल इतिहास, छुच्छे इतिहास। इसका लिखित वर्णन है, जो हम लोग लिखा हुआ पाते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत? इतिहास के अंतर्गत। इसमें प्रामाणिकता है, अवशेष है, सब कुछ मौजूद है। तो ये टोटल बातें आ गई किसके संदर्भ में? तो ये टोटल बातें आ गया, ये टोटल बात आ गया इतिहास के संदर्भ में। तो ये पूरी बात इतिहास हो गया कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक को बोले प्राक इतिहास, एकदम समरी जान लो, प्राक इतिहास के कालखंड में मानव को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। आदि इतिहास में उन लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान था, लेकिन हम लोग निकले पैदाइशी मौका नहीं पढ़ पाए, और इतिहास में लिखित विवरण है, ये आ गया इतिहास। अब सवाल पैदा होता है कि भारत के इतिहास को कितने टुकड़ों में बांटा गया? तो भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब लेकिन ये प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल किस आधार पर बांटा? बेस क्या है? जरा सोचना, सास भी कभी बहू थी कि नहीं, बूढ़े भी कभी जवान थे कि नहीं। जिस कालखंड को हम प्राचीन काल कहते हैं, उस कालखंड के मानव भी अपने कालखंड में आधुनिक काल में थे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हर कालखंड में जो जिस काल में जीता है वो उसका आधुनिक काल ही होता है। तो हम लोग किस आधार पर कहेंगे कि वो काल प्राचीन काल था? दूसरी चीज, दूसरा हम लोग बोले मध्यकाल, क्या है? मिडिल फेज। फिर बोले आधुनिक काल, क्या है आधुनिक काल? मैं पुनः दोहरा दूं, हर युग का मानव अपने टाइम पीरियड में आधुनिक युग का ही होता है। हर कालखंड का मानव अपने टाइम पीरियड में आधुनिक युग का ही होता है। तो ये आधुनिकता की कोई परिभाषा है क्या? आधुनिक, अगर सोच के देखो, हम लोग अपने से 100 साल पहले बैक चले जाओ तो लगेगा नहीं यार कि 100 साल पहले का मानव कितना बोका था, धुआंधार था, मोबाइल नहीं खोज पाया, बिजली तिजली नहीं बना पाया। मान लो कि तुम 17वीं शताब्दी की बात करो तो मोबाइल था, बिजली थी, टेलीविज़न था। तब जरा सोच के देखो तो लोग कैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता होगा, कैसे फरियाता होगा। टाइप का जो इमोजी तो लोग भेजता है, ठीक है, अभी बैठले बैठले फरिया लेता है। कहाँ साला मैच होता है, कहाँ घर में सुतल सुतल देखते वो जुगाड़ था। तो लगेगा नहीं कि वो टाइम वाला आदमी कितना बोका था। जरा हम लोग अपने संदर्भ में सोच के देखो, अभी हम लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा तिस्मार खां है, लेकिन यही 1000 साल बाद सोचो तो जो चीज़ हम लोग अभी अपने से बैक के बारे में सोच रहे हैं, सेम चीज़ हम लोगों के बारे में आने वाला जनरेशन सोचेगा कि नहीं कि 2023 वाला आदमी ये टाइगर सर ये सब कितना बोका था। बात समझना। कहोगे कैसे? आज विज्ञान का विकास हो रहा है यार, दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। अभी बिजली कट जाती है तो इंतजार करते हैं बिजली आएगी, बहुत कुछ पैसा आ गया तो इन्वर्टर लगा लिए, जनरेटर लगा लिए। लेकिन ज़रा सोच के देखो सोलर प्लेट आ चुका है कि नहीं। आज जिस घर में हम लोग ढलैया करते हैं छड़ सीमेंट और छर्री से, आने वाले टाइम में छत का ढलैया मतलब सोलर प्लेट से होगा कि नहीं। हर घर बिजली का प्रोडक्शन होगा कि नहीं। उस वक्त लगेगा नहीं कि 2023 वाला काहे इतना बोका निकला, साला बिजली विभाग में बिजली बिल भरे जाता था, कनेक्शन लिए जाता था। दूसरा चीज़ मेडिसिन जगत में, अब बुतरू जन्मता है तभी 2-4 गो सुइया मारता है तो और कहा देता है एकदम गारंटेड कि ये बीमारी तोर बुतरू कहियोन होगा। अगर विज्ञान और विकास कर ले, वाटर बोर्न डिजीज, फंगल बोर्न डिजीज, ठीक है, तुम्हारा तो फंगल बोर्न डिजीज, इस सब का अगर टीका निकाल दे तो अभी 2-4 सुइया पड़ता है, 2-4 गो और घपाघप मार देगा, बीमारी प्रूफ हो जाएगा। अभी टोटल प्रकरण में जरा सोच के देखो, अगर ऐसा हो जाता है तो लगेगा नहीं कि इस कालखंड का आदमी कितना बोका था कि मलेरिया के लिए अलग डॉक्टर के पास जा रहा है, फलेरिया के लिए अलग डॉक्टर के पास जा रहा है, लवेरिया धर लिया तो अलगे डॉक्टर के पास जा रहा है। तो इस सबसे आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा? उस वक्त हम ही लोग बोका श्रेणी में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर एक एक सेक्टर को उठा के देखो, जमाना बदल रहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है यार। पहले क्या चलता था? शादी होती थी, होता था 7 फेरों के 7 वचन,
लेकिन अभी मोबाइल में सातों वचन फरियाते हो कि नहीं, 3 गो अनमोल वचन रहता है, छोड़ नहीं देना, धोखा नहीं देना, बदल तो नहीं जाओगे, बाकी 4 गो वचन अकेले में तू लोग भेटाएगा तो हम फरियाएंगे। तो बदलाओ, जमाना बदल रहा है कि नहीं। तुम कोर्ट में शादी करते हो तो वहाँ फेरा लगता है कि सिग्नेचर हो गया ना बाबू, कोटवा वाला कागजवा में बिहवा वाला में, तो तय मान लेना उस 7 फेरा का बाप है और हो गया बिन फेरे हम तेरे। आज लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है कि नहीं, बिना शादी ब्याह रह रहा है कि नहीं। तो जमाना बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो उस वक्त हम ही लोगों के शादी ब्याह के कल्चर पर लोगों को लगेगा कि नहीं कि साला 2 परिवार के बीच रिश्ता कायम होता था तो पूरा मोहल्ला को खिला के अपना अर्थव्यवस्था हम काहे तबाह करें। मतलब ये सोचने की बात है। तो उस वक्त यही कल्चर जो अभी हम लोगों का है, हम ही लोग बोका के लिस्ट में आ जाएंगे। तुम बड़ा बड़ा महानगर को देख लो ना, बड़ा बड़ा माना दिल्ली तिल्ली कभी जाओ, बम्बई तम्बई जाओ, बढ़िया बढ़िया पार्क जाओ, शांत हवा में झाड़ियों को हिलते पाओगे। जो हम कह रहे हैं थोड़ा दिमाग लगा सोचना समझ में आएगा। लेकिन छोटका टाउन में जाओ और कहीं तुम ले दे के छोट मोट पार्क में गया बाबू और कहीं पुलिस धरा तो मार के गर्दा उड़ा देता है। एक जगह पुलिस सुरक्षा देती है और एक जगह गर्दा उड़ा के पीटती है। ये क्या है? ये सांस्कृतिक मूल्य का आदान प्रदान है। तो आज जिन चीज़ों को लेकर के हम लोग यह दम भरते हैं कि हम लोग मॉडर्न युग में हैं, बदलाव आने वाले टाइम में हम लोग भी गाली सुनने का काम करेंगे कि नहीं, लोग कहेंगे कि नहीं कि हम लोग कितना बोका थे। तो ध्यान रख लेना, इतिहास को लिखने का आधार क्या है। इतिहास को लिखने का जो आधार है, मूल आधार है, ये विज्ञान का विकास नहीं है। मैंने जो उदाहरण दिया वो विज्ञान के विकास के संदर्भ में दिया। ध्यान ये रख लेना, इतिहास में प्रमाण चाहिए, इतिहास में प्रामाणिकता चाहिए। हर युग आधुनिक युग का है, लेकिन युग बदलेगा तब बदलेगा जब 2 चीज बदलेगा। पहला शासन की प्रकृति और दूसरा सांस्कृतिक मूल्य। हम 2 बात बोले हैं, शासन की प्रकृति और सांस्कृतिक मूल्य, जिसको हम लोग इतिहास के पन्नों में प्राचीन काल कहते हैं। यारा ये वो प्राचीन काल है जिस कालखंड में शासक और शासित दोनों तबका हिंदू थे। कबीलाई तंत्र था, छोटा छोटा राजतंत्र भी हुआ करता था। कुछ अपवाद को छोड़ दो जो बड़े रहे हैं। शासक और शासन दोनों का आधार धर्म ग्रंथ था। अरे जब तक बना रहा तब तक के कालखंड को इतिहासकारों ने प्राचीन काल कहा, क्योंकि आगे परिवर्तन अभी आना बाकी था। वो आया कब? जब मुस्लिम शासक आए। बड़े बड़े और विशाल राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली का जन्म होता है। कहाँ तुम्हारा बांग्लादेश से लेकर के कंधार तक का इलाका के इलाकों के ऊपर लोगों ने शासन किया। शासन का आधार धर्म ग्रंथ में कुरान हो जाता है। एक नई सांस्कृतिक मूल्य का आदान प्रदान होता है, जो इंडो इस्लामिक कल्चर का विकास होता है। तो दोनों चीज भी बदला, सांस्कृतिक मूल्य भी बदला और शासन की प्रणाली भी बदला। आज जो भारतीय महिलाओं में पर्दा प्रथा पाते हो ना, ये मुस्लिम कल्चर से लिया गया है। मंदिरों के ऊपर जो कलशनुमा डिजाइन पाते हो ना, हिंदू मंदिरों से लिया गया है। तो ऐसे सांस्कृतिक मूल्यों का भी आदान प्रदान हुआ। शासन की एक नई प्रणाली आई और जहाँ से आया उस कालखंड को हम लोगों ने कहा मध्यकाल, क्योंकि परिवर्तन आना अभी बाकी था। तो जो परिवर्तन आना अभी बाकी था वो आया तब जब भारत में अंग्रेजों का पदार्पण हुआ। सवाल यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31/12/1600 को हुई। कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, भारत को गुलाम बनाने नहीं आई थी। ध्यान रखना, यही कारण है कि इतिहासकारों के बीच आज भी एक विवाद है कि आधुनिक युग की शुरुआत कहाँ से माना जाए। तो कुछ इतिहासकार का कहना है कि 1757 प्लासी की लड़ाई को माना जाए, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं 1764 में बक्सर की लड़ाई को माना जाए, तो कुछ का कहना है 1857 की क्रांति को माना जाए। एक विवाद का विषय है, लेकिन यह सच है कि आज के युग में जो लोकतंत्र पाते हैं, चुनी हुई सरकार पाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम पाते हैं, ये जीन्स पाते हो, ये टी शर्ट पाते हो, पगड़ी खोल करके जो 2 टके का कैप पाते हो, जानदार गमछा छोड़ करके जो छोटा सा रुमाल पाते हो, वो देन है किसका? अंग्रेजों का। कभी हम लोग पात में बैठ के भात खाते थे यारा, उन दिनों का भी एक अलग मजा था। उस वक्त
अभावों में खुशियाँ थी और अभी खुशियों का अभाव है। खैर समझोगे बाद में बात को, लेकिन ये भी सच है कि जब वो पीरियड चला, जब अंग्रेज आए तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य को बदल दिया। अभी बड़ी बड़ी पार्टियों में अरबपति भिखारी तुमको मिल जाएगा, सब्जी ठंडा हो रहा है रोटी दो। मतलब आज जो सिस्टम चलता है खाने पीने का, क्या इंडियन कल्चर था? सांस्कृतिक मूल्य में परिवर्तन आया, और जहां से परिवर्तन आया वहां से लोगों ने आधुनिक युग का नाम दिया, लेकिन वो डेट निर्धारित नहीं है। इसलिए एक फेज आया अंग्रेजों के बाद जिसको कहा गया आधुनिक काल। सवाल यह है कि आधुनिक काल हम कहां से माने? तो सवाल तो यह भी है यारा, सवाल तो यह भी है कि आधुनिक युग का कोई डेट निर्धारित इतिहासकार नहीं कर पाया, तो हम लोग इस उलझन में क्यों पड़े? हम लोगों का काम है कंपटीशन को पास करना, मेरा उत्तरदायित्व है तुम लोगों को पास कराना। तो यहाँ से इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत कहाँ से होगी? तो मोटे तौर पे जान लो, जहाँ से हमारे भारतीय शासक कमज़ोर होंगे और अंग्रेज जहाँ से मजबूत होगा, वहीं से एक नए युग की शुरुआत होगी और वही आधुनिक युग की श्रेणी में लेंगे। तो सवाल यह है कि अंग्रेज मजबूत कहाँ से हुए, भारतीय शासक कमज़ोर कहाँ से हुए? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी इतना जानदार लगेगा कि उसी के आधार पर पूरे आधा इतिहास के बहुत दूर तक के भाग को तुम लोग आसानी पूर्वक समझ लोगे। तो मैं पुनः कहूँगा, चैनल नया है, लाइक कर देने से, केवल टच कर देने मात्र से तुम लोगों का, हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है। लेकिन जो लाइक कर देते हो ना, उससे के आधार पर वीडियो का वेटेज बढ़ जाता है, उसको सीरीज में लगा देता है, प्रमोट करती है यूट्यूब। तो यार छू दो ना। और अगर अंतरात्मा की आवाज़ है तो मेरी ओर से तो नम्र निवेदन ही कहेंगे कि सब्सक्राइब भी कर दो। एक बार तय मानना, पूरे मनोयोग के साथ हैं और पूरी तैयारी के साथ हैं, धोखा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।